Hello class. Today we are going to discuss about the ionization enthalpy or ionization energy. Ionization enthalpy or ionization energy is represented by delta IH. इसे हम delta IH से represent करते हैं. तो सबसे पहले इसकी definition देखते हैं. Ionization enthalpy होती क्या है? तो according to the definition, ionization enthalpy of an element can be defined as the amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom in its ground state. तो जैसे कि आपको ये वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी किसी भी एलिमेंट या न्यूट्रल एटम को जब हम आयंस में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या जो एनर्जी यूज हो रही है उसे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी से डिनोट करते हैं. अब आयंस में कन्वर्ट हम कैसे कर सकते हैं? दो तरीके होते हैं, या तो हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें या उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें. अगर मान लीजिए हमारे पास x कोई एलिमेंट है, इससे हमें आयन में कन्वर्ट करना है तो हम इसे पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करेंगे बाय वन रिलीजिंग वन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो इस न्यूट्रल एटम को या एलिमेंट को आयन में कन्वर्ट करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो हम कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी से डिफाइन करते हैं और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा आई एच. डेल्टा आई का यहाँ पे मतलब है आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी. ठीक है, तो फर्स्ट इसे हम डिनोट कर सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी से. जैसे अगर आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो उससे आप कहोगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. उसके बाद अगर आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन उसी आयन से रिमूव करते हो तो उससे आप कहोगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी. तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी क्या है? द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर एन एलिमेंट दैट इज एक्स is the enthalpy change for the reaction removal of one electron या removal of first electron. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि suppose X is a gaseous element और atom और यहाँ से हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं और इसे हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? केटायन में. ठीक है, बाय रिलीजिंग वन इलेक्ट्रॉन. तो इसमें जितना भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है तो इसे हम कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है, तो हमारा जो न्यूट्रल एटम है वो किस में कन्वर्ट हो गया? आयन में. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी. एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर मोल. किलो जूल पर मोल का मतलब है वन मोल एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में कितने किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड किलो जूल पर मोल. अब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी का मतलब क्या है? द एज second ionization energy or enthalpy as the energy required to remove the second most loosely bounded electron. यानी जो सेकेंड मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा उसे रिलीज करने में या उसे रिमूव करने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे हम डिनोट करेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी से. ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे ये आयन कन्वर्ट हो गया, आयन में कन्वर्ट हो गया एक्स पॉजिटिव. ठीक है, अब इस एक्स आयन से हमें एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करना है और इसे कन्वर्ट करना है एक्स टू पॉजिटिव में बाय रिलीजिंग सेकेंड इलेक्ट्रॉन. तो इस टाइम पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम कहेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है, तो न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई? वो हमारा फर्स्ट हो गया. लेकिन अब ये ऑलरेडी ऐसा केटायन है जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ से हम दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर रहे हैं. तो कहने का मतलब क्या है कि आयन से
सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज हायर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में हम न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं और उसको आयन में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में हम आयन से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं और उसे मोर पॉजिटिव यानी मोर कैटायन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस केस में हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। That means the second ionization energy will be higher than the first ionization energy always, ठीक है। और जब भी इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव करते हो फ्रॉम द एटम्स, तो उस केस में हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी, यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तभी इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी आर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। फर्स्ट है कि आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी। सेकंड, जो आपका सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो हमेशा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगा। इसी तरह से थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। Second ionization energy is greater than first ionization energy, and जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ये जो ionization energy है वो increase करती जाएगी। Now next, ionization enthalpy depends on the following factor। ये जो factors हैं वो ionization energy को affect करते हैं, जिसमें हमारा first factor है penetration effect। penetration effect का मतलब क्या है? penetration का मतलब क्या होता है? closeness। क्लोजनेस यानी कौन सा ऑर्बिटल न्यूक्लियस के कितने क्लोज है वो उसके पेनिट्रेशन पावर को डिफाइन करता है। जैसे अगर हम देखें s ऑर्बिटल, देन p ऑर्बिटल, देन d ऑर्बिटल और फिर f ऑर्बिटल, ये जो इनका पेनिट्रेशन पावर है, यानी सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसका होता है? s ऑर्बिटल का। यानी जो s ऑर्बिटल होते हैं वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं। उसके बाद देन D और F। तो ये आपका पेनिट्रेशन इफेक्ट है कि ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर विल बी 2s, 2p, 3s, 3p, 4s एंड 4d। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है कि जिसकी पेनिट्रेशन पावर जितनी ज्यादा होगी वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे अगर हमसे ये कहा जाए कि हमने एक एटम है, सपोज एक एटम है जिसमें 2s इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में 2p ऑर्बिटल है, ठीक है। अब इनमें से हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो 2p से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज्यादा इजी होगा एज कंपेयर टू 2s। क्यों? क्योंकि 2s जो है वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होगा, तो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, यानी न्यूक्लियस और 2s के बीच का जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। और उसके कंपेरेटिवली 2p जो है वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, उसकी पेनिट्रेशन पावर 2s के कंपेरेटिवली कम है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें कंपेरेटिवली कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल लें बेरिलियम का। बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इसका एटॉमिक नंबर है 4, तो ये 1s2 2s2, ठीक है। और यहीं पे अगर हम एग्जांपल लें बोरॉन का, तो बोरॉन में क्या है? 1s2 2s2 2p1। तो इनमें अगर हम ये देखें तो जो 2s है इसकी पेनिट्रेशन पावर 2p से ज़्यादा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो इन्हें यहाँ से अगर हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और अगर बोरॉन में, क्योंकि 2p1 एक तो पेनिट्रेशन पावर कम है p की, और सेकेंडली ये अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे जो बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, तो उस केस में हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बेरिलियम का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो बोरॉन से
ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ p में एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसे अगर हम रिमूव कर दें तो हमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव करेंगे, तो यहाँ हमें कम एनर्जी देनी होगी। ठीक है, और तो यहाँ पे एक तो रीजन हो गया पेनिट्रेशन का और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन का। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पेनिट्रेशन पावर जितना ज्यादा होगा ऑर्बिटल का, यानी ऑर्बिटल जितना न्यूक्लियस के क्लोज होंगे वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही डिफिकल्ट होगा, यानी उससे उतनी ही ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जितना ज्यादा पेनिट्रेशन पावर उतनी ही ज्यादा उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी मोर। ठीक है, तो ये पेनिट्रेशन इफेक्ट। सेकंड है आपका शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन। जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट डालते हैं या स्क्रीनिंग इफेक्ट डालते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, उसकी वजह से क्या होता है कि वो उतना न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस नहीं कर पाते जितना उन्हें एक्चुअली में करना चाहिए था, यानी ईएनसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो जाता है। तो ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स उतना न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एंड नॉट द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, और ना ही वो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज को फील कर पाते हैं। तो जब अट्रैक्शन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, जितना लेस अट्रैक्शन फोर्स होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही इजी होगा, तो यहाँ हमें उतनी ही कम एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। तो ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज and not the actual nuclear charge. Hence, less energy is required to removal of electron from outermost shell. तो जितनी ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना ही जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी या एंथैल्पी होगी कम होगी। ठीक है, तो मोर द शील्डिंग इफेक्ट, more shielding effect, less will be the आयोनाइजेशन एनर्जी। जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी। नेक्स्ट फैक्टर है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर एलिमेंट में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, आइदर वो हाफ फिल्ड हो या फुल्ली फिल्ड हो। ठीक है, अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो उस केस में वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से, सपोज जैसे अभी मैंने बेरिलियम का एग्जांपल बताया था, उसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p3। तो 2p3 का मतलब क्या है कि जो p ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है। ठीक है, बट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा। यहीं पे अगर हम लेकिन ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p4, यानी कि जो इसका इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा 1 2 3 और फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। तो ये हमारा अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा। तो ऑक्सीजन के केस में इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है आइदर हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, देन इट विल मेक देम ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी अगर प्रोवाइड करनी पड़ेगी दैट मीन्स कि उनका जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो हाई होगा। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन more
आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर अनस्टेबल हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्या होगा? लेस आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, क्योंकि अगर हम अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा, यानी स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है। स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है, इसका मतलब कि उसकी जो एनर्जी होगी वो भी कम होगी। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जिस भी एलिमेंट में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उनका आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो हायर होगा, यानी ज्यादा होगा। तो हमने 3 फैक्टर्स मेनली पढ़े। फर्स्ट इज अ पेनिट्रेशन इफेक्ट, जितना ज्यादा पेनिट्रेशन पावर उतनी ही ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट, जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, यानी अगर वो हाफ फील्ड है या फुल्ली फील्ड है, तो उस केस में आयनाइजेशन एनर्जी उनकी ज्यादा होगी, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा। और अगर अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, यानी उसको रिमूव करना इजी है, तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? लेस होगी। ठीक है, तो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट्स। नाउ अब इसे हम एक ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं, यानी आयनाइजेशन एनर्जी की ट्रेंड्स को हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ट्रेंड्स हम जनरली क्या देखते हैं? लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड एज अ ऑफ एटॉमिक नंबर। यानी कि सेकंड पीरियड के जो हमारे एलिमेंट्स हैं और अगर हम उनका एटॉमिक नंबर से कंपेयर करें तो आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन द आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड एटॉमिक नंबर फॉर द सेकेंड पीरियड। तो सबसे पहले आप एक ग्राफ प्लॉट करो। ठीक है, ये है हमारा आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा आई एच से। ठीक है, इन किलो जूल पर मोल। ठीक है, और ये है हमारा एटॉमिक नंबर। तो हम सेकेंड पीरियड के लिए देख रहे हैं। तो सेकेंड पीरियड के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एटॉमिक नंबर 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, और यहाँ पे हम नंबरिंग करते हैं 500 1000 1500 2000 2500। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख दो 500। ठीक है, ये है हमारा 1000, ये है 1500, ये है 2000 और ये है हमारा 2500। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं लिथियम से। तो एक बार मैं ग्राफ बना देती हूँ आपको।
इस ग्राफ को आप मैच करें। ठीक है, ये है हमारा लिथियम, देन बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। नियॉन की एनर्जी है 2080, इसका है 1681 और ये है आपका 1401। ऑक्सीजन है 1314, कार्बन है आपका 1086 और बेरिलियम है आपका 899, ये है 801 और लिथियम है आपका 520। यानी तो आप यहाँ पे अगर हम ये ध्यान से देखें कि अगर हम जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यानी लिथियम से नियॉन की तरफ जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो हमारी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, एक्सेप्ट बोरॉन एंड ऑक्सीजन। बोरॉन और ऑक्सीजन को छोड़ करके सभी की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज कर रही है लेफ्ट टू राइट। इसका रीजन क्या है कि जब हम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाती है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो जो ईएनसी है हमारी, ईएनसी क्या होती है? जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो ईएनसी इंक्रीज करती है ना। तो जब ईएनसी इंक्रीज करेगी यानी कि जो साइज है एटम का वो क्या करता है? डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इंक्रीज कर जाता है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज कर जाएगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी होगी। तो जब हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो उस केस में ईएनसी इंक्रीज करती है, साइज डिक्रीज होता है। ईएनसी इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है और फिर इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट हो जाता है, रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस केस में आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती जाती है। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, जैसे है आपका बोरॉन है और ऑक्सीजन है। अगर हम कंपेयर करें बोरॉन और बेरिलियम को, अभी मैंने आपको इसका एग्जांपल पीछे भी बताया था। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5 और बेरिलियम का होता है 4। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2, 2s2 एंड 2p1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2p1 आएगी और यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 एंड 2s2। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो जो बेरिलियम की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये ऑलरेडी स्टेबल है। अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव करना है तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अनस्टेबल में। और अनस्टेबल होते ही ये इसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ से ये अपने इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसी वजह से जो बेरिलियम है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज़्यादा होती है। जबकि बोरॉन के केस में क्या है कि अगर इस p से एक इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर दें तो ये भी आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा। तो ये बोरॉन क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन बहुत ही इजीली रिमूव करेगा। क्यों? क्योंकि इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो इस केस में हमें लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो कम एनर्जी पे ही 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर जाएगा। दैट्स वाई बोरॉन का जो आपका आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होता है।
सिमिलरली इन केस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे भी सेम चीज है। अभी मैंने बताया कि जो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, N7 है, यानी कि 1s2 2s2 2p3, ठीक है। यानी कि p ऑर्बिटल में ये हाफ फील्ड है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। बट ऑक्सीजन के केस में क्या होता है कि ऑक्सीजन के केस में यही कॉन्फ़िगरेशन 2p, यानी कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का है वो इस तरह से होता है। अब ये जो आपका अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं और रिपेल करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन को अगर हम कम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब भी वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा, बट नाइट्रोजन के केस में ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं करेगा। इस केस में हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, तो नाइट्रोजन का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, ठीक है। और वैसे अगर हम जनरल ट्रेंड देखें तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, इंक्रीजेस, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। नेक्स्ट चीज है द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट इन एल्कली मेटल्स एज अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। तो इसका भी हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करो फटाफट। 0 10 20 30 40 50 एंड 60, ये हमारा एटॉमिक नंबर और ये हो गया हमारा फर्स्ट डेल्टा आई एच, ठीक है। यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं 350 400 450 500 550 एंड 600, ठीक है। अब क्योंकि हम ये ग्रुप में चल रहे हैं यानी लिथियम से हम कहाँ की तरफ बढ़ रहे हैं, सीजियम की तरफ, ठीक है। अप टू डाउन, अप टू डाउन। तो फटाफट बना लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो हम थोड़ा इधर से स्टार्ट करेंगे। देन सोडियम, सोडियम का 11, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, और फिर है आपका सीजियम। ये है लिथियम 520, देन सोडियम 496, देन पोटेशियम 419, देन रुबिडियम 403 और ये है सीजियम 374, ठीक है। तो ये आपके आयनाइजेशन एनर्जी है 520 496 419 403 374। तो आप क्या देख रहे हो कि जब आप अप टू डाउन आ रहे हो तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। यानी जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, अप टू डाउन आते हैं अलोंग द ग्रुप, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। उसका रीजन यही है कि जब आप ऊपर से नीचे के तरफ आते हो तो
इलेक्ट्रॉन के साथ साथ नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहे हैं तो साइज ऑफ एटम वो भी इंक्रीज कर रहा है। साइज ऑफ एटम इंक्रीज कर रहा है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो रहा है। अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना काफी इजी होगा। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करती जाएगी। दैट इज द ट्रेंड ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम ट्रेंड बता देते हैं। जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, दैट मीन्स along the period आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी ड्यू टू इंक्रीज EMC एंड डिक्रीज साइज। ठीक है, ये इसका रीजन है। और जब हम अप टू डाउन आएंगे, यानी अप टू डाउन, दैट मीन्स अलोंग द ग्रुप, तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। डिक्रीज क्यों करेगी, ड्यू टू साइज जो है एटम का वो इंक्रीज करेगा। अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना इजी होगा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा लेक्चर आज का। थैंक यू।